बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर्स की इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चंस थे एक दो उनसे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। एक क्वेश्चन तो ये था कि जब हमने प्रूव किया कि स्क्वायर रूट ऑफ टू जो है वो इर्रेशनल है, तो उसमें हमने पी ओवर क्यू जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों लिया था। तो बेसिकली वही हमारा जो प्रूफ है उसकी की था कि हम शुरू में जब अज्यूम कर लेते हैं टू द कॉन्ट्रेरी कि एक ऐसा रैशनल नंबर जो है अवेलेबल है आपके पास कि जिसका स्क्वायर लिया जाए तो टू आता है, तो हम वो रैशनल नंबर ऐसा रखते हैं कि जो अपनी लोएस्ट फॉर्म यानी कि जिसमें जो उसका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर है उनका कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई नहीं होता, और फिर एंड में हम उसी चीज़ की कंट्रडिक्शन जो है वो लेके आते हैं कि आप उनका एक कॉमन फैक्टर जो है वो निकाल के बैठ जाते हैं जो कि टू होता है दोनों में। तो इस वजह से फिर आप कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको रेशियो की फॉर्म में लिखें, क्योंकि अगर रेशियो की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ऑफ कोर्स उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लाजमी लिखी जा सकेगी। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म उसकी लिखी जाती है और फिर उसके बाद जो है एक कॉमन फैक्टर जो कि ग्रेटर देन वन है टू आ जाता है, तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये तो एक यानी कि अगेंस्ट द मैथमेटिकल रूल्स जो है हमारे उसके हो गया कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बावजूद उसमें से कॉमन फैक्टर जो है ग्रेटर देन वन जो है वो निकाल लिया। तो ये रीज़न थी। दूसरा कुछ फंक्शन से रिलेटेड बाइजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा फंक्शंस जो हैं उनकी बेसिक भी जो हैं हम एक नज़र देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। जी, सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आप लोगों ने इसको पहले जो है वो कई जगह पढ़ा होगा, अपने रिलेशंस लिखे होंगे। ठीक है जी, दो सेट्स हैं ए और बी, उनके बिटवीन ठीक है आप उनके ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं, और फिर उन रिलेशंस में से कुछ थे जो फंक्शन बन जाते थे और कुछ जो थे वो फंक्शन नहीं बनते थे। तो फंक्शंस कौन से बनते थे? फंक्शन जो थे वो ऐसे रिलेशंस थे which relates every a from the set a to a unique element of b। एक तो ऐसे रिलेशंस जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जब उनके फर्स्ट एलिमेंट्स को आप अलहदा करें तो वो आपका पूरा ए जो है वो बने। ठीक है, यानी कि ए के हर एलिमेंट को आपने रिलेट करना है बी के किसी एलिमेंट के साथ, और फंक्शन होने के लिए दूसरी चीज़ यूनिक जो है उस एलिमेंट को होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि ए का एक ही एलिमेंट है उसको बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ आप जो है उसको रिलेट कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये फंक्शन जो हैं उनकी मैंने बनाई है कि ये फंक्शन क्यों नहीं है। फॉर एग्जांपल ये डेफिनेशन क्या है जी कि अ रिलेशन विच रिलेट्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो पहले वाला फंक्शन इसलिए नहीं है कि इसमें रिलेशनशिप के अंदर एक जो है ऐसा है एक एलिमेंट जो शामिल नहीं है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ रिलेशन बिकॉज इट वायोलेट्स एवरी एवरी वाली कंडीशन के अगेंस्ट हो गया। आपके पास एक ऐसा एलिमेंट अवेलेबल है जो रिलेशन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट रिलेशन जो है वो फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें यूनिकनेस नहीं है। आप अगर वो पहला जिसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड करने की कोशिश की हुई है, ये ए का ऐसा एलिमेंट है जो बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं किया गया, बल्कि दो एलिमेंट्स के साथ मोर देन वन एलिमेंट जो है उनके साथ उसको रिलेट कर दी गई। तो ये यूनिकनेस ना होने की वजह से जो है आपका ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, रिलेशन आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कोई भी आप जो है वो सबसेट लिख लेते थे ए क्रॉस बी का, वो एक रिलेशन होता था। ये सारी चीज़ें हम जो हैं इनसे फेमिलियर हैं मैट्रिक्स से। तो फंक्शन जो है उन्हीं में से एक ऐसा रिलेशन विच रिलेट्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी हो गया। ओके जी, अब जब भी हम कोई फंक्शन खुद से डिफाइन करते हैं किसी जगह मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले उसकी वैलिडिटी जो है वो चेक की जाए कि क्या वो फंक्शन है भी कि नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को जो है वो चेक करें। ये उसको वेल डिफाइंड करता है। ठीक है जी, वेन एवर वी डिफाइन अ फंक्शन इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट इट इज़ अ वेल डिफाइंड। अच्छा जी, वेल डिफाइंड कैसे करना है जी? वो है कि ए का जो भी एलिमेंट है वो बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है। ठीक है जी, तो उसमें क्या है कि एक ही एलिमेंट से मुराद क्या है कि जब एक्स और वाई सेम है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ वाई।
अब ये नहीं हो सकता कि जैसे इसी को, ये जो एक डॉट है ए का, यही एक्स है और यही वाई है, ठीक है, सेम एलिमेंट्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो दूसरी साइड पे ये नहीं होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ये ऊपर वाला हो गया और एफ ऑफ वाई जो है वो नीचे वाला हो गया, तो ये अगेंस्ट जो है वो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो इसी चीज़ को सबसे पहले आप चेक करते थे कि जो भी डेफिनेशन आपने दी है क्या वो वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड चेक करने के लिए ये तरीकाकार है कि बाय शोइंग दैट x इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, या आप दूसरी तरफ से भी जा सकते हैं, ठीक है जी, कि अगर यहाँ पे दो इमेजेस ले लेते हैं आप और वो डिफरेंट है, दो इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो उनकी प्री इमेज जो है वो एक नहीं होनी चाहिए, वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, तो फिर भी ये वेल डिफाइंडनेस ही बनेगी, ठीक है। तो इक्वलेंटली आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो, यानी जहाँ पे जैसे दो डिफरेंट डॉट्स हैं, एक को मैं एफ ऑफ एक्स का नाम दे दूँ, दूसरे को एफ ऑफ वाई का दे दूँ, दे आर नॉट इक्वल, दिस मस्ट इम्प्लाई दैट इन प्री इमेजेस सेट ये जो ए है इसके अंदर ये डॉट्स जो है डिफरेंट डॉट्स होने चाहिए, एक ही डॉट के ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको वापस। तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई शुड इम्प्लाई दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये आपके पास उसकी मैंने वैसे ऊपर से भी समझा दिया था, ये वही मैंने थोड़ा सा उसको दिखाने की कोशिश की है। ये ए है, ये बी है, और फॉर एग्जांपल मैंने ये इस तरह से बना दिया है कि ये एक डॉट है, ठीक है जी, जो x इज इक्वल टू वाई है, दो ओवरलैप्ड आपके पास x और y है, तो उनकी इमेजेस भी ओवरलैप्ड होनी चाहिए। और अगर इमेजेस ओवरलैप्ड नहीं हैं तो पॉइंट्स जो हैं प्री इमेजेस वाले उनको भी ओवरलैप्ड नहीं होना चाहिए। तो ये नॉट वेल डिफाइंड है क्योंकि x और y ओवरलैप्ड है, जबकि आपके पास इसका मतलब ये नहीं आ रहा कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई भी ओवरलैप्ड हों, या उल्टा भी आ सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई तो ओवरलैप्ड नहीं है, नॉट इक्वल, लेकिन हमारे पास क्या है, एक्स और वाई तो ओवरलैप्ड है, दे मस्ट नॉट बी ओवरलैप्ड, ठीक है जी। तो ये वेल डिफाइंड इस तरह से चेक किया जाता है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं जी कि इसको इंजेक्टिव कैसे चेक करते हैं, ठीक है जी। इंजेक्टिव ये होता है कि आप जो है पूरे का पूरा जो सेट ए है उसको अगर आप बी के किसी एक पॉइंट के ऊपर भी जो है के साथ भी रिलेट कर दें, एक पॉइंट फिक्स कर लें, तो भी आपके पास फंक्शन बन सकता है। जैसे मैं ये पूरा ए जो है इसको बी के फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ही जो है वो मैप कर दूं या उसके साथ रिलेट कर दूं, तो भी ये फंक्शन बनेगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है जी। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि एवरी एलिमेंट को मैं रिलेट करूं, और दूसरा ये है कि इधर यूनिक एलिमेंट बी के साथ रिलेट करूं, तो मैं पहले को भी यूनिक एलिमेंट जो कि टॉप वाला है उसके साथ रिलेट करता हूँ, दूसरे को भी करता हूँ, तीसरे को भी, चौथे को भी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट भी हो जाएगा और यूनिक एलिमेंट के साथ भी हो जाएगा बी का जो सबसे टॉप वाला डॉट लगा हुआ है, तो ये फंक्शन तो हो जाएगा। लेकिन इंजेक्टिव में क्या है, इंजेक्टिव में ये है कि आपके पास अगर बी में से आप बैठ के पीछे नज़र दौड़ाए हैं, ठीक है जी, अब जिस तरह मैंने बात की, एक मैंने एग्जांपल दी कि मैंने ए के ये जो चारों डॉट्स हैं, ये चारों डॉट्स को मैंने बी का जो टॉप वाला डॉट है उसके साथ रिलेट कर दिया है, तो अब मैं इस डॉट से पीछे देखूं तो मेरे पास चार रास्ते हो गए, एक यूनिक पाथ नहीं है, यानी कि प्री इमेजेस जो हैं वो इस एक ही जो ऊपर वाला डॉट होगा इन दैट पर्टिकुलर केस वो चार हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इंजेक्टिव ये होता है कि हर जो इमेज है अगर उसकी प्री इमेजेस का सेट लिखा जाए तो वो भी यूनिक हो, ठीक है जी, यानी कि उसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बी के टॉप वाले डॉट का प्री इमेज चेक करता हूँ तो वो एक ही है, ये तीसरे वाला डॉट हो गया। मैं बी के दूसरे वाले डॉट का प्री इमेज चेक करता हूँ तो वो ये वाला डॉट हो गया, तीसरे वाले का ये फर्स्ट वाला हो गया, फोर्थ वाले का फोर्थ वाला ही है, और एक यहाँ पे बाकी भी है, ठीक है जी, बाकी बच गया, कोई मसला नहीं। ए के लिए एवरी एलिमेंट हो गया और उसका यूनिक जो है आपके पास रिलेशनशिप जो है अभी उसको आपने दे दिया, और सेकेंडली बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज भी यूनिक है, तो दिस इज कॉल्ड इंजेक्टिव, ठीक है जी। ओके जी, अब इंजेक्टिव जो है उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल जो है जैसे आपने वेल डिफाइंड प्रूव किया उसका उलट है, ठीक है जी। वहाँ पे आपने वेल डिफाइंडनेस प्रूव करने के लिए किया था कि ए का हर एलिमेंट जो है वो रिलेट हो रहा है बी के यूनिक एलिमेंट के साथ, और यहाँ पे आपने प्रूव करना है
कि बी का हर एलिमेंट जो है वो भी रिलेट हो रहा है ए के हर यूनिक एलिमेंट के साथ। यानी कि इसमें अब ये है कि आपके पास अगर एक्स और वाई डिफरेंट है तो ये नहीं होना चाहिए कि जाके एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट हो जाए। यानी कि फिर क्या होगा, बी का एक ही एलिमेंट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का इमेज बन जाएगा, या बी के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जब आप देखेंगे उसकी प्री इमेजेस तो एक से ज़्यादा होंगी। तो इसलिए जब भी ए के दो एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट हैं एक दूसरे से उनको देखा जाए तो उनकी इमेजेस जो हैं बी के अंदर वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे एक नॉट इंजेक्टिव मैंने बनाने की कोशिश की है। इसमें अब आपके पास अगर ये देखें कि बी का फॉर एग्जांपल ये वाला एक एलिमेंट है, इसके मैं अगर प्री इमेजेस को देखूँ तो दो है, एक ये है एक ये। तो बेसिकली हुआ क्या है कि अगर ये मैं लूँ, इसको कह दूँ मैं एक्स और ये वाई, ये दोनों डिफरेंट है। एक यहाँ पे पहली पोजीशन पे पड़ा हुआ है, दूसरा जो है वो तीसरी पे है। एक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम वाई, लेकिन जब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बनते हैं तो दे आर द सेम। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा तरीका क्या है इसी के इक्वलेंट? दूसरा तरीका ये है कि अगर हम यहाँ से देखें, ये जैसे ये इमेज जो है दो इक्वल हैं तो उनके बेस में प्री इमेजेस भी इक्वल होनी चाहिए कि व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये इम्प्लाइज का साइन होगा। ठीक है जी, इसको ठीक कर लीजिएगा, ऐसी गलतियां अगर रह जाए तो उसको आपने ठीक कर लेना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तो इमेजेस जो हैं वो सेम है तो प्री इमेजेस डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह से मर्जी कर लें। ठीक है जी, एक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम वाई बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है जी इस कंडीशन में। ठीक है जी। और ऐसे ही अब जैसे यहाँ पे आपको मैंने दोबारा बनाई है नीचे उसी को, वही आपके पास डायग्राम है कि इसमें अब आपके पास इस डॉट को देखें तो दिस इज़ एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ एफ ऑफ वाई, लेकिन अब बैकग्राउंड में जाएं, एक्स जो है और है, वाई जो है वो और है। ठीक है, तो इंजेक्टिव कब होता? अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हमें ये बना के देता, इम्प्लाई करता। ठीक है जी, दोबारा से बता रहा हूँ गलती कि ये इम्प्लाइज है। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ये इम्प्लाई करता कि एक्स इज इक्वल टू वाई है तो ये इंजेक्टिव होता। ओके, नेक्स्ट चीज़ है वो है कि सरजेक्टिव। सरजेक्टिव में आपके पास ये है कि एवरी बी फ्रॉम दिस सेट, इसका हर एलिमेंट जो है उसका लाजमी है कि कोई प्री इमेज हो। जैसे आपके पास ये वाला है, ये मैपिंग जो है ये सरजेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा स्मॉल बी एलिमेंट ऑफ बी मौजूद है जिसका प्री इमेज नहीं है। फंक्शन जो अब भी है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी जी कि रिलेशनशिप है ए के एवरी एलिमेंट का बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। पहले वाले का रिलेशनशिप बी के यूनिक एलिमेंट के साथ मौजूद है, दूसरे वाले का भी है, तीसरे वाले का भी है, चौथे वाले का भी है। ठीक है जी, तो अब आपके पास ये जो फंक्शन है, ठीक है जी, ये रिलेशन जो है अब ये फंक्शन है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इंजेक्टिव नहीं है, उसकी रीज़न क्या है कि ये आपके पास एक ऐसा बी का एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें यूँ समझ लें कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो एक्स और वाई हैं वो डिफरेंट है। ठीक है जी, तो इंजेक्टिव नहीं है। और सब्जेक्टिव क्यों नहीं है? कि बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। फंक्शन है लेकिन ना तो ये इंजेक्टिव है और ना ही ये सरजेक्टिव है। ठीक है जी, तो सरजेक्टिव क्या होता है? इफ़ एवरी बी फ्रॉम द सेट बी हैज़ अ प्री इमेज, और फॉर एवरी बी फ्रॉम द सेट बी there exists an a in the set a such that f of a is equal to f of b. ओके, नेक्स्ट थिंग जो है आप बाइजेक्टिव फंक्शन जो है उसको भी देख लें। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है जी? जिसमें दोनों चीज़ें हो, वो इंजेक्टिव भी हो और वेल डिफाइंड भी हो। ठीक है जी, जैसे कि एक आपके पास गिवन है। ठीक है जी। अच्छा जी, इंजेक्टिव जो है उसकी भी ये खूबी है कि वो आपको वापस जाने का रास्ता देता है। जैसे आपके पास इसमें अगर देखें, ये इंजेक्टिव है। ठीक है, आप यहाँ से वापस जा सकते हैं, यहाँ से वापस जा सकते हैं, यहाँ से वापस जा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से भी वापस जा सकते हैं। अगर इंजेक्टिव ना हो, जैसे यहाँ पे ये मसला है, तो फिर आपके पास वापसी का रास्ता नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इधर जाना है कि इधर जाना है। ठीक है जी, लेकिन सिर्फ इंजेक्टिव होना गारंटी नहीं करता कि जब वापस जाएं तो आप एक फ़ंक्शन बना सकें। जैसे फंक्शन अगर बी से एक तरफ आपने बनाना हो तो फिर ये एवरी वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हालांकि ये इंजेक्टिव है, जैसे ये एक ऐसा होगा कि जिसका कोई इमेज आपको ए में नहीं मिलेगा। तो चाहे बाइजेक्टिव है, चाहे इंजेक्टिव है, चाहे बाइजेक्टिव, वापसी का रास्ता तो बन जाएगा। लेकिन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वो आपको एज अ फंक्शन जो है
इन्वर्स फंक्शन बना के आपको वापस ले जाएगा। जैसे आपके पास ये एफ इन्वर्स है और इसी वाले से अगर हम देखें तो ये इसको इस पे वापस ले जाएगा, इसको इस पे। और अब बी की तरफ से अगर आप देखें तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ए। तो फंक्शन की डेफिनेशन मुकम्मल हो रही है और इसको हम कहेंगे दिस इज़ इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ। ठीक है जी। अगर सिर्फ इंजेक्टिव होता तो आप हर एक का एक यूनिक इधर प्री इमेज ढूंढ सकते थे, हर एक के लिए आप वापस जा सकते थे, लेकिन उसका ज़रूरी नहीं था कि वो फंक्शन भी होता। तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो है उसका इन्वर्स जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है जी, सही। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल थी एक, उसमें आपके पास पेज 8 के ऊपर थी एग्जांपल 1110। उसमें आपको एक रियल वैल्यूड फंक्शन था जिसकी डोमेन ए थी। ए क्या था जी? पूरा सेट ऑफ रियल नंबर था एक्सेप्ट वन। ये आपके उस फंक्शन जो है उसकी जो थी डोमेन थी। तो आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी जी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर x माइनस वन। तो आपने सबसे पहले तो उसको देखना था कि शायद प्रूव करना था कि ये बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले तो इसको चेक कर लें कि इंजेक्टिव है कि नहीं है। तो उसके लिए टेक्निक ये यूज़ की गई है कि दो इमेजेस को अगर इक्वल लें तो देखते हैं क्या होता है, प्री इमेजेस भी इक्वल हैं कि नहीं। यही इंजेक्टिवनेस होती है। तो आपने दो इमेजेस बनाने के लिए क्या एफ लगाना पड़ेगा। एफ एक्स वन इज़ इक्वल टू एफ एक्स टू। ये दो इमेजेस हैं जिनको इक्वल लिया। अच्छा, एफ एक्स वन की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे आप वन वन कर दें, 2x1 ओवर x1 माइनस वन हो गया। ऐसे ही एफ एक्स टू आ गया। इसको आपने जब मल्टीप्लाई किया इसको 2x2 के साथ और इसको 2x1 के साथ, तो आपके पास 2x1 x2 माइनस 2x1 आ गया इक्वल 2x1 x2 माइनस 2x2 के। ये तो आपके पास वैसे न्यूट्रल हो गए और इनमें से भी नेगेटिव टू के जो है कैंसलेशन के बाद आपके पास x1 इज इक्वल टू x2। तो ये इंजेक्टिव है। ठीक है जी। ओके जी। मीन्स फॉर एवरी एफ ऑफ एक्स वी हैव अ यूनिक। अच्छा अच्छा, अब सॉरी, ये तो इंजेक्टिव हो गया। उसके बाद आपने प्रूव करना है कि आपका फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है। तो उसके लिए बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि फॉर एवरी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जितने भी आपके एफ ऑफ एक्स बन रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक यूनिक एलिमेंट है आपकी डोमेन में सच दैट आपका एफ ऑफ एक्स जो है सॉरी एक्स जो है उसके ऊपर जाके मैप हो रहा है। ठीक है जी। तो अगर ये प्रूव कर दें कि हर एफ ऑफ एक्स के अगेंस्ट एक यूनिक एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। रीज़न क्या है? इंजेक्टिव तो ऊपर प्रूव हो चुका है। ठीक है जी, इंजेक्टिव प्रूव हो चुका है। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी इमेजेस हैं उन सब के आप प्री इमेज अगर निकाल सकते हैं, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एक्स फ्रॉम ए। ठीक है जी। तो फिर आपके पास सूरत हाल ये बनेगी कि आपका यहाँ पे बाइजेक्शन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी। आप इन्वर्स जो है वो इसका बना सकेंगे और वो रेंज जो है अब आपके पास नीचे आ जाएगी। अच्छा, अब आपने एफ ऑफ एक्स को नाम दिया वाई का। ठीक है जी। वाई क्या आ गया जी? 2x ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है जी। अब यहाँ से जब आपने इसको सॉल्व किया, बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है x इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ से इसको सीधा सीधा करके जब हम x निकालते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू वाई ओवर वाई माइनस टू। ठीक है जी। तो x हमेशा अवेलेबल होगा। y क्या है? y इज आर एफ ऑफ x। तो दिस x will be always available except when y is equal to 2। ठीक है जी। तो आपके पास सिर्फ y is equal to 2 पे प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप दूसरी साइड पर रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो क्या है? वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट y is equal to 2। ठीक है जी। therefore x will be from a if y is different from 2। y is equal to 2 पे झगड़ा है, उस पे बात नहीं बनेगी। इसके अलावा हमेशा आपको एक x जो है a से मिल जाएगा। तो a क्या था जी? सेट ऑफ रियल नंबर्स और उसमें से एक लेस वन। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास इसका f ऑफ a आ रहा है, a जिस पे जाके मैप हो रहा है, वो क्या है जी? होल सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो इस वजह से इंजेक्टिव होने के बाद अब हुआ क्या है जी कि आपकी जो डोमेन है वो क्या है जी? सेट ऑफ रियल नंबर्स और उसमें से एक पॉइंट लेस,
और जो आपने रेंज निकाली है वो क्या जी, सेट ऑफ रियल नंबर, और उसमें से एक पॉइंट लेस है और वो है 2। तो अब आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ बाइजेक्शन। ठीक है जी, सही हो। दोनों क्या है जी, डोमेन और रेंज, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन पॉइंट, उधर से वन निकला है, उधर से टू निकला है, और इंजेक्टिव भी है। ठीक है जी, इंजेक्शन भी है। तो इस तरह से आपके पास ये प्रूव हो गया कि ये बाइजेक्शन हो गई। ठीक है जी, क्योंकि दोनों तरफ से एक एक पॉइंट जो है वो लेस है और बाकी हर एक का अपना अपना इमेज है। ठीक हो गया। तो ये बाइजेक्शन इस तरह से, इस टेक्निक से इसमें प्रूव की है। नेक्स्ट जो है, जो हमारा आज का प्लान था वो था कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास क्यू जो है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, उसकी जो अलजेब्राइक और ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स वाली हैं। लेकिन ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में तो है लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में नहीं है। ठीक है जी। तो इसको सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी बाज़ दफ़ा कहा जाता है। ठीक है जी। और ये आर के अंदर इस वजह से पाई जाती है कि बिकॉज आर इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है जी। तो ऑर्डर फील्ड आर के हर दो एलिमेंट जो है उनके बिटवीन ऑर्डर जो है वो मौजूद है, कोई भी दो रियल नंबर्स लिए जाएं। ठीक है जी। फील्ड भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, फील्ड क्या होता है, और ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की बेसिस को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपके पास कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, ये जिसको बाज़ सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, वो होता क्या है बेसिकली। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये है कि ईच नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, ठीक है जी, अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स का कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट लिया जाए तो उसका सुप्रीमम लाजमी एग्जिस्ट करेगा। जब हम बाउंडेड सबसेट कहते हैं तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव। जब हम डिस्टिंक्ट नहीं करते, डिस्टिंक्शन नहीं देते जी कि बाउंडेड बिलो है या अबव है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम यानी कि बाउंडेड बिलो और अबव दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम भी, जो भी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर होगा। ठीक है जी, उसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करेंगे। और क्यू के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाद में हम एक काउंटर एग्जांपल भी करेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले डेफिनेशन है बाउंडेड अबव और अपर बाउंड की। ठीक है जी। आपके पास एस जो है बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, S is said to be bounded above if there exists a number u in R, एक ऐसा रियल नंबर u आपको मिल जाए such that all members of S are less than equal to u, के सेट S के जितने भी कंटेंट्स हैं, वो जाहिर है सेट S जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट है, तो वो सारे रियल नंबर्स उसमें भी जो मौजूद हैं वो भी कुछ रियल नंबर्स हैं। तो अगर वो जो सेट S में रियल नंबर्स लिखे हुए हैं वो एक रियल नंबर u जो है उससे बढ़ ना सकें, दे आर आइदर लेस और इक्वल टू u, तो फिर u को हम कहेंगे कि u इज़ एन अपर बाउंड ऑफ s, और सेट s को कहेंगे कि सेट s इज़ बाउंडेड अबव। अच्छा जी, सिमिलरली बाउंडेड बिलो क्या है जी, कि आपके पास एक ऐसा रियल नंबर w एग्जिस्ट करे कि आपके सेट s के तमाम कंटेंट्स जितने भी उसमें आपने कोई रियल नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे W से छोटे ना हो सकें, W पे आके रुक जाएं, उससे छोटे ना हो सकें, दे आर आइदर इक्वल टू W और ग्रेटर दैन W। तो ये एक W जो है उसकी लोअर बाउंड बन जाएगी और फिर हम S को कहेंगे कि S इज़ बाउंडेड बिलो। ठीक है जी। और बाउंडेड सेट क्या होगा, सेट इज़ सेट टू बी बाउंडेड इफ़ इट इज़ बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। और अगर आपके पास एक सेट जो है वो बाउंडेड नहीं है तो उसको फिर हम अनबाउंडेड कहते होते हैं। ठीक है जी। अब जैसे आपके पास ये उसने सेट लिखा है तो दिस इज़ ओनली बाउंडेड अबव, ये टू जो है इस के ऊपर इसकी एक बाउंड आ गई कि इस सेट के कंटेंट्स टू से लेस हैं। टू से लेस का मतलब क्या है कि छोटे जितने मर्जी हो जाए, लोअर साइड से उस उनको कोई ऐसी बाउंड नहीं है जी कि इससे लेस नहीं होना। तो इसके अंदर सिर्फ एक अपर बाउंड है कि यानी कि सिर्फ अपर साइड से बाउंडेड है, एक अपर बाउंड तो नहीं, क्योंकि अपर बाउंड तो अगर किसी साइड की अपर बाउंड है तो वो बहुत सारी होंगी, अपर बाउंड जो है वो यूनिक नहीं होती। ठीक है। तो टू इज़ वन ऑफ द अपर बाउंड, और फिर टू से जितने भी बड़े हैं वो सारे जो हैं वो अपर बाउंड होंगे। द नंबर टू एंड एनी नंबर लार्जर दैन टू। ठीक है जी। तो उन बच्चों को जिनको कन्फ्यूजन थी जी कि अपर बाउंड यूनिक होती है, तो उनके लिए ये लाइन जो है स्पेशली कि द नंबर टू एंड एनी नंबर विच इज़ लार्जर देन टू इज़ एन अपर बाउंड ऑफ S,
एंड दिस हैज सेट हैज़ नो लोअर बाउंड्स, ठीक है जी। दिस सेट इज़ नॉट बाउंडेड बिलो, ठीक है जी। अब इसको हम अनबाउंडेड कहेंगे, ठीक है जी, इवन दो इट इज़ बाउंडेड अबव। तो बाउंडेड कब कहना है, जब बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड अबव भी हो, ठीक है जी। बाकी उसने वही बात कहा हुआ है कि अगर सेट बाउंडेड है, अपर बाउंड है, बाउंडेड अबव है, तो उसकी इनफाइनाइटली मैनी, बल्कि अनकाउंटेबली मैनी जो है वो अपर बाउंड होंगे। जैसे उसने कुछ लिख दिया, ये अगर यू अपर बाउंड है तो ये सारी जो u+1 u+1 सो वन, ये सारी उसकी अपर बाउंड्स होंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद इसने थोड़ी सी ऐसे सिमिलर आर्गूमेंट्स जो हैं वो लोअर बाउंड्स के लिए भी हैं, ठीक है जी। यहाँ पे उसने जो है एक पिक्चर बनाई है, ठीक है, ये दरमियान में आपका सेट एस बना दिया, ठीक है जी। मैंने भी आपको मिलती जुलती वो पिक्चर से 1/n का सेट बना के समझाया था। तो वैसे ही उसने एक जनरल सेट, उसको कोई उसने सेट को नाम नहीं दिया, यानी कि उसको कोई शेप नहीं दी, बस ऐसे ही दरमियान में सेट पड़ा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी अपर बाउंड और सारी आगे जो है वो अपर बाउंड्स हैं, यहाँ पे उसकी लोअर बाउंड्स, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो लाइंस लगी हुई हैं दीज आर अपर बाउंड्स, ये वाली लाइंस जो हैं दीज आर लोअर बाउंड्स। तो अपर बाउंड्स में से सबसे जो छोटी होगी, यानी कि जो सबसे पहले अपर बाउंड बनेगी, उसको हम कह देते हैं सुप्रीमम। लोअर बाउंड्स में से, ठीक है जी, ये लोअर बाउंड्स है, लोअर बाउंड्स में से आपके पास जो सबसे बड़ी है, ठीक है जी, जो सबसे पहले लोअर बाउंड बनेगी, और फिर उससे नीचे वाली भी सारी जो है ऑटोमेटिकली लोअर बाउंड्स होंगी, तो इसको आप इन्फीमम कहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद डेफिनेशन है सुप्रीमम और इन्फीमम की, पिक्चर तो ये बनी हुई है, और डेफिनेशन जो है आप लोगों को पहले भी पता है। इफ़ एस इज़ बाउंडेड अबाउ देन अ नंबर यू इज़ सेड टू बी सुप्रीमम। और असल में ये वर्ड जो है सुप्रीमम को डिस्क्राइब कर देता है कि सुप्रीमम से मुराद क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस इफ़ इट सेटिस्फाइज द कंडीशंस, ठीक है जी। ये दो चीज़ें अगर मिल जाएं उसमें, तो वो अपर बाउंड जो है उसको फिर आप सुप्रीमम जो है वो कह सकते हैं कि u इज़ एन अपर बाउंड ऑफ s। और सेकेंडली कोई ऑर्बिट्ररी अपर बाउंड अगर आप लेते हैं, कोई भी और अपर बाउंड उठाई जाए, इफ़ v इज़ एनी अपर बाउंड ऑफ s देन u इज़ लेस देन इक्वल टू v, तो u क्या हो गया, लीस्ट। लीस्ट अपर बाउंड को हम कहेंगे सुप्रीमम। Similarly, if s is bounded below, then a number w is said to be an infimum or the greatest lower bound of s if it satisfies the conditions. W is a lower bound of s, and if t is any lower bound of s, that lower bound should be less than equal to w. W is the greatest of the lower bounds, just like u was the least of the upper bounds, ठीक है जी। सुप्रीमम जो होता है वो अपर बाउंड्स में से लीस्ट होता है, और जो इन्फीमम होता है वो लोअर बाउंड्स में से ग्रेटेस्ट होता है। बाकी सारी लोअर बाउंड्स जो हैं दे विल बी लेस देन इक्वल टू w। और अगर u जो है वो सुप्रीमम है, तो दूसरी ऑर्बिटरी अपर बाउंड जो है दे विल बी आइदर इक्वल टू u और ग्रेटर देन u। तो ये v जो है ऑर्बिटरी अपर बाउंड है और u जो है सुप्रीमम है, ऐसे ही w जो है इन्फीमम है और t जो है ऑर्बिटरी लोअर बाउंड है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आपने याद रखना है, ठीक है जी। और उसके बाद ये है कि आपके पास सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों दे आर ऑलवेज यूनिक। उसने सुप्रीमम के लिए जैसे लिखा है कि अज्यूम कर लिया कि u1 एंड u2 आर सुप्रीमा, ठीक है जी, दोनों सुप्रीमम है। तो अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, और रियल नंबर्स जो हैं उनमें अगर डिफरेंट है तो लाजमी है कि या तो u1 लेस देन u2 है, या u2 जो है वो लेस देन u1 है। अच्छा, अगर u1 इज़ लेस देन u2 देन व्हाट हैपन्स, अब आपके पास u2 जो है वो है सुप्रीमम, उससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो अगर u2 सुप्रीमम है तो फिर u1 अपर बाउंड नहीं है। जब अपर बाउंड नहीं है तो सुप्रीमम होने का सवाल भी ख़त्म हो गया इसमें, ठीक है जी। ऐसे ही दूसरी सूरत हाल क्या है जी कि u2 जो है वो लेस देन u1 हो जाए, तो उस केस में भी फिर क्या होगा, अगर u2 इज़ लेस देन u1 जैसे यहाँ पे इसने किया हुआ है, तो उसमें भी यही होगा कि अब u2 क्योंकि एक लीस्ट अपर बाउंड से छोटा हो गया तो अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आप इस तरह से क्लेम करते हैं कि जी u1 और u2 जो है वो दो सुप्रीमम है, तो फिर कंट्राडिक्शन क्या आता है कि उनमें से या तो u1 जो है वो अपर बाउंड ही नहीं है, या फिर u2 जो है वो अपर बाउंड ही नहीं है। तो इसलिए फिर पॉसिबिलिटी यही है कि u1 जो है वो
इक्वल टू U2 होगा, ठीक है जी। और ऐसे ही वो कहते हैं कि इन्फीमम के लिए भी आप यूनिकनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ सेट्स अगर एग्जिस्ट करें तो ये नोटेशन है, सुप्रीमम जो है उसको आप SUP ऑफ S लिखेंगे और इन्फीमम को INF S लिखेंगे, ठीक है। ये तो उनकी नोटेशन आ गई। और उसके बाद ये है कि आपके पास इफ U प्राइम इज एन आर्बिट्रेरी अपर बाउंड ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एस। अब आर्बिट्रेरी अपर बाउंड और सुप्रीमम में रिलेशनशिप ये आपने याद रखना है। जब भी कोई आर्बिट्रेरी अपर बाउंड ली जाएगी इट विल बी इक्वल टू सुप्रीमम और मोर देन सुप्रीमम। रीजन क्या है? सुप्रीमम इज द लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड्स। सिमिलरली इन्फीमम में और आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड में क्या रिलेशनशिप होगा? आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड्स दे कैन बी लेस और इक्वल टू इन्फीमम, क्योंकि इन्फीमम जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड्स है। सुप्रीमम जो है दिस इज द लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड्स, तो आर्बिट्रेरी अपर बाउंड्स या उसके बराबर होंगी या उससे बड़ी होंगी। इन्फीमम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड्स या उसके बराबर होंगी या उससे छोटी होंगी, लेस देन इक्वल टू। अगर उसको W आपने नाम दिया था तो आपके पास जो भी कोई नई आर्बिट्रेरी अपर बाउंड है इट विल बी लेस देन इक्वल टू W या इन्फीमम ऑफ S, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज़ है कि आपके पास किसी सेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उसमें कोई दो हो लाजमी या एक हो तो दूसरी जो है वो लाजमी हो या दोनों होनी ज़रूरी है। इस तरह की कोई नहीं, कोई भी आप सबसेट S ऑफ R लें तो हो सकता है उसमें दोनों सुप्रीमम और इन्फीमम मौजूद हो सकता है कोई भी ना मौजूद हो सकता है कोई एक हो, ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई आर्बिट्रेरी सबसेट S ऑफ R है तो हो सकता है उसमें दोनों ही हो। फॉर एग्जांपल आप एक ओपन इंटरवल 0 1 ले लें, दोनों ही चीज़ें हैं, सुप्रीमम 1 हो गया, इन्फीमम जो है वो 0 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा है जी आप 0 टू इन्फिनिटी ले लें, ठीक है जी। अब इसमें आपके पास सॉरी सुप्रीमम की बात की तो आप नेगेटिव इन्फिनिटी से ले के 1 तक कर दें उसी को, ठीक है। नेगेटिव इन्फिनिटी ओपन और कॉमा 1 और क्लोज्ड कर दें या ओपन कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका सुप्रीमम जो है वो 1 होगा, इन्फीमम नहीं होगा। ऐसे नेक्स्ट है हैव एन इन्फीमम बट नो सुप्रीमम। तो दोबारा से आप ऐसे करें, फॉर एग्जांपल क्लोज या ओपन 0 से लिखें और अप टू इन्फिनिटी और ओपन लगा दें। अब क्या हो गया? सुप्रीमम कोई नहीं है और इन्फीमम जो है इसका 1 जो भी आपने जहाँ से भी स्टार्ट किया इंटरवल को वो हो गया। तो ऐसे ही आपके पास हैव नाइदर अ सुप्रीमम नॉर एन इन्फीमम। फॉर एग्जांपल बड़ा सादा सा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स लिख लें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। दिस इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी नहीं है, ना इसका सुप्रीमम है ना इसका इन्फीमम है, ठीक है जी। सही, मैं इसमें से कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको मिस कर रही हूँ तो अंडरस्टैंडेबल है, इसकी लैंग्वेज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है कि आपके पास थोड़ी सी और फैक्ट्स हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन अपर बाउंड U ऑफ अ सेट S आर इक्वलेंट। अपर बाउंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि इफ़ V इज़ एनी अपर बाउंड ऑफ S। अब U जो है ये ऊपर कहीं लिखा होगा, ये सुप्रीमम की लेकर बात का है, ये उसने बाय डेफिनेशन ऑफ U इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S, ठीक है। ये पैराग्राफ आपके ज़िम्मे, ठीक है जी। आपने ये 5-6 लाइनें जो है डिटेल से पढ़ लेनी है और अगर इसमें कोई मसला हो तो मुझसे पूछ भी लें, कोई ऐसा इसमें चीज़ है नहीं, लेकिन अगर लगे तो बिल्कुल ज़रूर पूछें, ठीक है जी। मैं सिर्फ क्योंकि लेक्चर का साइज़ जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये इजी है आपके लिए छोड़ दिया। बेसिकली नीचे उसी का जो है वो थीम है, U इज़ अ सुप्रीमम, V इज़ आर्बिट्रेरी अपर बाउंड, ठीक है जी। तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि सुप्रीमम जो है वो लीस्ट होता है, तो आर्बिट्रेरी अपर बाउंड के साथ रिलेशनशिप ये हो गया, ठीक है। वो आर्बिट्रेरी वाली ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम। अच्छा जी, उसके बाद U सुप्रीमम है और Z जो है सुप्रीमम से लेस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उससे लेस है तो Z कभी भी सेट की अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि अपर बाउंड में से लीस्ट U है, उससे छोटा कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब ये अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास सेट के अंदर उससे बड़ा एलिमेंट मौजूद है। इफ़ Z इज़ लेस देन U मींस, ऊपर सेकंड वाली लाइन क्या कहती जी कि दिस Z इज़ नॉट एन अपर बाउंड, ठीक है जी। और इक्वलेंट नीचे इसको शायद उसने किया हो या आप खुद इसको देख सकते हैं, ठीक है।
जैसे v इज एनी अपर बाउंड ऑफ s, तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया जी कि अगर v आर्बिट्रेरी है, u बीइंग द लीस्ट, u इज लेस देन इक्वल टू v। अच्छा, u बीइंग द लीस्ट, इफ z इज लेस देन u, तो z जो है इज नॉट एन अपर बाउंड, क्योंकि अपर बाउंड्स में से सबसे जो उनकी जो छोटी है वो u है। अच्छा जी, और अगर z इज लेस देन u है, अपर बाउंड तो नहीं है, इसका मतलब है सेट के अंदर उससे बड़ा कोई एलिमेंट मौजूद है। ठीक है जी। और चौथा था कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपके पास देयर एग्जिस्ट एन एस एप्सिलॉन, तो सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एस एप्सिलॉन मौजूद होगा सच दैट जब आप u में से एप्सिलॉन निकालेंगे तो बेसिकली u क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, u वाज सुप्रीमम। ठीक है, ये लिखा होगा u इज सुप्रीमम, सुप्रीमम मीन लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड। लीस्ट वाले को और छोटा कर दिया, जब लीस्ट वाले को और छोटा किया है तो अपर बाउंड नहीं रहा, अपर बाउंड नहीं रहा तो क्या मतलब है, सेट के अंदर एक एलिमेंट एस एप्सिलॉन ऐसा मौजूद होगा जो उससे बड़ा होगा। ठीक है जी, सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एक छोटा सा रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना है। A number u is the supremum of a non-empty subset S of R if and only if u satisfies the condition। ठीक है जी, तो इसको हम नेक्स्ट जब चीज़ें प्रूव करेंगे तो उसमें इसको हम यूज़ भी करेंगे कि आपके पास u जो है वो किसी नॉन एम्प्टी सबसेट S जो है उसका वो जो है सुप्रीमम कब बनेगा, इफ़ एंड ओनली इफ अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करता होगा तो सुप्रीमम बन जाएगा, और सुप्रीमम होगा तो ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा। कि सबसे पहले तो पहली लाइन में जो लिखा हुआ है सिंपली ये है कि u इज़ एन अपर बाउंड। ठीक है जी, ये जो पहली कंडीशन लिखी हुई है ये आपके पास s इज लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल s फ्रॉम s, दिस इज द कंडीशन फॉर u टू बी एन अपर बाउंड। ठीक है, पहली लाइन जो है इसने तो u को बना दिया है अपर बाउंड। अच्छा जी, सेकंड लाइन में क्या है कि इफ़ v इज़ लेस देन u, कि अगर आपके पास v जो है वो u से लेस है तो फिर क्या होगा, फिर ये v u अगर आप ले लेते हैं सुप्रीमम है तो v जो है उससे भी छोटा होने की वजह से ये लीस्ट अपर बाउंड था, ये उससे छोटा हुआ स्ट्रिक्टली, तो अब ये जो है क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो इन दोनों के दरमियान जो है नंबर्स आपके पास एग्जिस्ट करेंगे v और u के दरमियान। ठीक है जी, और वो क्या है, देयर एग्जिस्ट s प्राइम, s प्राइम क्या है जी, v इज लेस देन s प्राइम। ठीक है जी, तो इस तरह से सेट के अंदर अब एलिमेंट ऐसा तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि u वाज लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड्स, ये उससे भी छोटा हो गया, अब इनके दरमियान फिर सेट के एलिमेंट्स लाजमी मौजूद होंगे। ठीक है जी, इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है। अच्छा जी, उसके बाद जो है लेमस जो है आपके पास 2.3.4 है, एन अपर बाउंड u ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट s इन R इज द सुप्रीमम ऑफ s इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम बहुत जगह जो है इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से याद रखना है कि अपर बाउंड हो तो उसके लिए क्या सूरत हाल बनती है कि अगर आप कोई भी एप्सिलॉन लें और अपर बाउंड सॉरी सुप्रीमम, ठीक है, कि अगर ये सुप्रीमम है आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है कि अगर आपके पास u सुप्रीमम है तो उसमें से कोई भी एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो सेट के अंदर कोई s एप्सिलॉन उससे बड़ा एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर कोई u इस तरह की अपर बाउंड है कि जब भी उसमें से कोई एप्सिलॉन निकालें सेट में उससे बड़ा एलिमेंट मौजूद हो तो फिर u जो है अपर बाउंड्स में से लीस्ट होगी, मींस u विल बी अ सुप्रीमम। ठीक है जी, इस लेमा जो है इसकी स्टेटमेंट को मैं दोबारा से बता देता हूँ कि किसी आर्बिट्रेरी अपर बाउंड के सुप्रीमम बनने के लिए बेसिकली क्या चीज़ है कि u विल बी अ सुप्रीमम इफ एंड ओनली। ठीक है, बाकी सारी लाइन आपने खुद से पढ़ लेनी है कि अगर आपके पास u सुप्रीमम है तो फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जब भी इसमें से कोई एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट किया जाएगा सेट के अंदर एक s एप्सिलॉन उससे बड़ा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर u इस तरह की अपर बाउंड है कि उसमें से जब भी कोई एप्सिलॉन निकालें तो उसके लिए सेट में उससे बड़ा एलिमेंट मिल जाए s एप्सिलॉन तो फिर उस u को आप सुप्रीमम कह सकते हैं। ठीक है जी, बल्कि सुप्रीमम होगा, कह सकते नहीं, इट विल बी अ सुप्रीमम। अच्छा, अब इसके टू साइडेड है प्रूफ है, एक दफ़ा आप u को सुप्रीमम लेके
प्रूव करेंगे कि अगर एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करें तो कोई एलिमेंट उससे बड़ा बन सकता है, और दूसरा फिर इसका कन्वर्स है। ओके जी, अब सबसे पहले तो आपने u को ले लिया कि एक अपर बाउंड ही है, और ये गिवन कंडीशन जो है, ये जो लास्ट में थी, इसको वो फुलफिल कर रही है। तो आपने प्रूव करना है कि u सुप्रीमम है। ठीक है जी, इफ़ u इज़ एन अपर बाउंड ऑफ s, और कंडीशन क्या थी कि जब भी u में से कोई एप्सिलॉन जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपके पास सेट का एक एलिमेंट आ जाए जो उससे ग्रेटर हो। तो प्रूव क्या करना है कि u जो है, u इज़ अ सुप्रीमम। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने क्या किया जी, आपने जो है कोई v एलिमेंट ले लिया विच इज़ लेस देन u। ठीक है जी, तो अब आपके पास एप्सिलॉन क्या है जी, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, v क्योंकि लेस था तो u माइनस वी जो है इट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। आपने डिफाइन किया है एप्सिलॉन इज इक्वल टू यू माइनस वी, ये बड़ा है, ये v उससे लेस है। ठीक है, उससे छोटा कोई नंबर लिया आपने u से। ठीक है जी, तो अब आपके पास जो है एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस को आपने एप्सिलॉन का नाम दिया है। अच्छा, सो देयर एग्जिस्ट एस एप्सिलॉन इन द सेट। ठीक है जी, सच दैट वी, जो कि आपके पास यहाँ से अगर देखते हैं, ठीक है, v इज इक्वल टू u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एस एप्सिलॉन। ठीक है जी, अब आपके पास आपने ये कंडीशन ली हुई है कि होल्ड करती है कि कोई भी एप्सिलॉन बनाया जाए। आपने क्या किया, एप्सिलॉन ये बना लिया। ठीक है, ये अगर इस आप माशाल्लाह अब आपने कैलकुलस और एटसेट्रा ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, तो ये प्रूफ में आपके पास यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये फैसिलिटी जो हमें मिली है कि कोई भी एप्सिलॉन लें, हमेशा सेट के अंदर एक एस एप्सिलॉन मौजूद होगा, सच दैट u माइनस एप्सिलॉन विल बी लेस देन एस एप्सिलॉन। तो हमने क्या किया, हमने u से छोटा एक एलिमेंट v लिया, डिफरेंस को एप्सिलॉन का नाम दिया, एक एप्सिलॉन आ गया। अब इसके अगेंस्ट भी एक ऐसा एलिमेंट सेट के अंदर होगा सच दैट u माइनस एप्सिलॉन विल बी लेस देन एस एप्सिलॉन। तो अब आपके पास सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ये गिवन कंडीशन की वजह से एग्जिस्ट कर गया सच दैट, ठीक है, u माइनस एप्सिलॉन विल बी लेस देन एस एप्सिलॉन। और u माइनस एप्सिलॉन क्या आया, अगर यहाँ से देखें, u इधर ही रखें, एप्सिलॉन को दूसरी साइड पे ले आएँ और v को उधर ले जाएं, तो u माइनस एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू v। तो v क्या आ गया, v इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हुआ क्या कि आपने u से जब एक छोटा एलिमेंट v लिया है तो वो अपर बाउंड नहीं रहा। तो जब u से छोटा कोई भी आर्बिट्रेरी अपर बाउंड जो है, सॉरी, u से छोटा कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है वो अपर बाउंड नहीं बन सकता, तो इसका मतलब है कि u इज़ द लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड्स। ठीक है, अपर बाउंड तो था ना, गिवन था, जैसे स्टेटमेंट लेमा के स्टेटमेंट में था। तो अब क्या हो गया, उससे छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं बन सकता, उससे बड़ा एलिमेंट एस एप्सिलॉन आपका जो है वो सेट में मौजूद है। अगर v उससे छोटा लिया है तो v से बड़ा एक एस एप्सिलॉन है जो कि आपके सेट एक्स एस को बिलोंग करता है। देयरफॉर v इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ एस। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये फ़ायदा हुआ कि u से छोटी कोई चीज़ अपर बाउंड नहीं बन सकती। तो इसका मतलब ये है कि u इज़ द लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड्स। ओके जी, अब कन्वर्स आप सपोज कर लें कि u जो है वो सुप्रीमम है। ठीक है जी, u सुप्रीमम है तो u माइनस एप्सिलॉन सुप्रीमम नहीं होगा, बिकॉज इट विल बी लेस देन u जो था वो लीस्ट था। तो u माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s। ठीक है जी, u वाज द लीस्ट ऑफ द अपर बाउंड्स, u में से थोड़ा सा कम करेंगे, u से छोटा हुआ, अब ये अपर बाउंड नहीं है, और देयरफॉर अपर बाउंड नहीं है तो सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होंगे जिसको उसने एस एप्सिलॉन का नाम दे दिया है, जो इस u माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे, दैट इज u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है, इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। और ये 2.3.2 फिगर जो है ये कहीं गिवन है, ये है। ठीक है जी, इसको भी आपने देख लेना है। ठीक है जी, सही, ये आपका u है। ठीक है जी, तो जब भी आप u माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो आप यहाँ पे आ गए। ठीक है जी, क्योंकि अब वो u अपर बाउंड नहीं रहा, इट वाज लीस्ट, अपर बाउंड नहीं रहा, तो सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जैसे ये आपके पास गिवन है एस एप्सिलॉन विच इज़ लेस देन u। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, इसको यहाँ तक रखिएगा। अब थोड़ा सा हमारा जो है वो टेक्निकल काम शुरू हो गया है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।